92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं क्षितिज रॉय की लिखी कहानी वांगचुक शेरपा का पहला प्यार। सारा शहर उस मोहल्ले को अलग अलग नाम से जानता था। हुक्मरानों के लिए वो तिब्बती मोहल्ला था, जहां दूर किसी उजड़े चमन से भागे फिरे आए इंसानी परिंदों ने फिर से अपने घोंसले सजा लिए थे। खरीदारों के लिए वो लहासा बाजार था, जहां हर जाड़े में वो खूबसूरत गाउन और स्वेटर खरीदने के लिए उमड़ पड़ते थे। और इशकजादों के लिए वो मजनू का टीला था, जहां हर शाम मोमोज के ठेलों पे उमड़े आशिकों की भीड़ तीखी चटनी के चटखारों के बीच सपने बुना करती थी। उन्हीं ठेलों में से एक ठेला वांगचुक शेरपा का भी था। वहीं एक सहमे से कोने से लगा सहमा सा ठेला, जो वांगचुक और उसकी बूढ़ी दादी की रोजी रोटी का इकलौता सहारा था। बूढ़ी दादी अक्सर बीमार और खोई खोई सी रहती थी। वांगचुक दादी की खांसी पहचानता था बचपन से, लेकिन दादी दिन भर हाथ में माला लिए आसमान क्यों तकती रोती रहती थी, ये वो अभी तक नहीं समझ पाया था। उसे क्या पता था कि जब कभी हवा चलती और मोहल्ले की दीवार पे लटकी लाल पीली हरी नीली झंडियां लहराने लगतीं, जब कभी पीछे वाले मठ का घंटा बजता, तो उस बूढ़ी औरत को मीलों दूर पीछे छूटा अपना गांव, अपना वतन कितना याद आता था। लेकिन ये सब कुछ 14 साल का वांगचुक कैसे समझ पाता, जिसकी किस्मत में बचपन से ही शरणार्थी होना लिखा था, जिसने कभी अपनी जमीन देखी ही नहीं थी। उसके लिए तो उसका गांव, उसका वतन, सब कुछ यहीं इसी मजनू के टीले पे था। वांगचुक गरीब था, लेकिन उसको इस बात का एहसास ही नहीं था। लिहाजा वो हमेशा मुस्कुराता हुआ पाया जाता था। बिक्री मंदी हो या चंगी, पेट भरा हो या खाली, वो हर पल मुस्कुराता रहता था। बस जब दिन ढल जाता, तब नींद आने से ठीक पहले उसको माँ की याद आती। वांगचुक तब चुपचाप रो लेता था। माँ थी तो रातों में लोरियां थीं, माँ गई तो खामोशियां हैं। खैर, शुक्र है कि हर रात की सुबह हो जाती है और वांगचुक फिर से मुस्कुराता हुआ अपने ठेले पे मिल जाता है। वांगचुक का अपनी दादी के सिवा कोई नहीं था, लेकिन दादी ने भी अब पता नहीं क्यों पिछले कुछ सालों से बोलना बंद कर दिया था। वांगचुक बेचारा कोशिश कर कर के थक जाता, लेकिन दादी ने तो जैसे चुप रहने की कसम ही खा ली थी। वांगचुक के सारे दोस्त जब स्कूल से लौट के पीछे यमुना किनारे वाले मैदान में फुटबॉल खेलते, तो वांगचुक से रहा नहीं जाता था। वो झट से ठेला छोड़ के उनके साथ खेलने चला जाता था। और फिर खेलते खेलते एकदम से उसको कुछ याद आ जाता था। बूढ़ी दादी, उसकी दवा का खर्चा, उसके ग्राहक और मोमोज का वो ठेला। वो फिर चुपचाप वापस वहां चला जाता जहां उसकी जिंदगी उसका इंतजार कर रही होती थी। ओए चाउमिन, इधर सुन, 2 प्लेट मोमो इधर लेके आ, जल्दी। मुस्कुराते हुए वांगचुक ने रोज की तरह फिर से उस कांस्टेबल की आवाज सुनी और उसका जी बैठ गया। आया साहब जी, कहते हुए वांगचुक मोमोज की प्लेट उनकी जीप की तरफ लेके दौड़ पड़ा। ये सोचता हुआ कि शायद आज साहब लोग पिछले 2 हफ्तों का हिसाब कर देंगे। ला यार, जल्दी दे, तेरे मोमो खा के दिल भर आता है मेरे चाइनीज उस्ताद, कहते हुए कांस्टेबल साहब ने गप से एक मोमो अपने मुंह में डाल लिया। ओ साहब जी, वो पैसे बनते हैं पिछली बार के, वो दे देते ना, वांगचुक ने कहा मुस्कुराते हुए। पैसे? काहे के पैसे? पागल हुआ क्या? अरे पैसे तो तू देगा हमको। क्या कहा था तूने पिछले महीने हमारा शेयर 5 तारीख को देगा? आज 15 होने को आई है, और कब देगा अब? कांस्टेबल साहब भड़क उठे, और भड़कते भी क्यों ना। उस सड़क पे लगने वाले हर ठेले वाले से हर महीने का उनका हिसाब किताब जो था, मजाल है कि कोई बिना उनके रहमो करम के सड़क पे एक ठेला भी सजा ले। वो क्या है साहब जी, धंधा एकदम मंदा था पिछले महीने, हम दे देगा पक्का से कुछ दिनों में। ओए सुन, ओए भाई, ऐसा है कि हम भी तेरे दुश्मन नहीं है, अपना वाजिब हक मांग रहे हैं।
वरना 500 रुपये महीने में कौन मानता है इन दिनों। दे दियो भैया 20 तक यार छोटू, वरना जब सरकारी बुलडोजर चलेगा ना तेरे ठेले पे तो रोते हुए ना आना हमारे पास। सबके सब ये ठेले वाले आजकल बिजनेसमैन की तरह बातें करने लगे हैं। कांस्टेबल ने आगे वाले से मुखातिब होते हुए कहा। वांगचुक ने सुना और जैसे आया था वैसे ही सोचता हुआ लौट आया। ये शाप जी है कि जीने नहीं देता, और ये जिंदगी है कि मरने नहीं देती। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य क्षितिज रॉय की लिखी कहानी वांगचुक शेरपा का पहला प्यार। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि 14 साल का वांगचुक अपनी दादी के साथ मोमो बेच के गुजर बसर करता है। चेहरे पे हमेशा मुस्कान लिए वांगचुक की जिंदगी उतनी आसान भी नहीं। अब हवलदार को कौन मनाएगा, उसको देने वाले पैसे वो कहां से लाएगा। अब आगे। छोटे उस्ताद 2 प्लेट मोमोज करना, और हाँ चटनी बिल्कुल तीखी वाली देना। टका सा मुंह लिए वांगचुक जैसे ही ठेले तक पहुंचा उसके कान में ये मीठी सी आवाज पड़ी, उस्ताद। पहले तो उसको कभी किसी ने ऐसे नहीं बुलाया था। छोटू, चाउमीन, चाइनीज ऐसे बुलाते थे सब उसको। लेकिन आज इस लड़की की आवाज में कुछ तो ऐसा था जिसने वांगचुक को अपनी ओर खींच लिया था। उसके चेहरे पे फिर वही पुरानी मुस्कान दौड़ गई। उस्ताद। अभी आए मेम साहब। वैसे गर्दन पे कैमरा लटकाए पसीने से भीगी मेम साहब थी बड़ी खूबसूरत। वांगचुक ने मुस्कुराते हुए शिखा की ओर मोमो की प्लेट बढ़ा दी। गर्मा गर्म मोमोज को फूंक फूंक के खाती हुई शिखा को देख के वांगचुक चुपचाप मुस्कुराता रहा। तभी शिखा की नजर उस पर पड़ी। इतनी हंसी क्यों आ रही है तुझको? शिखा को उसको खुद को ऐसे देख के मुस्कुराते हुए अजीब सा लगा। ओ मेम साहब, आप बहुत अच्छे लग रहे हो ऐसे खाते हुए। वांगचुक से रहा नहीं गया। शिखा ने यह सुना और उसकी दिन भर की सारी थकान मानो मिट गई। वांगचुक की आवाज में बचपन जोरों से गूंजता था, और फिर ऐसी बेबाक निश्चल तारीफ आजकल यूं ही मिल जाना किसी अजूबे से कम थोड़े है। अच्छा, तो हमारा छोटा उस्ताद शैतान भी है, कहते हुए शिखा ने उसके सर पे हाथ फेर दिया, और फिर वो चलती गई गली के भीतर अपने मकान तक। इस नए शहर में 23 साल की शिखा अभी पिछले महीने ही आई थी। शहर की सबसे मशहूर मैगजीन में फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर मिली पहली नौकरी उसको बेहद पसंद आ रही थी। बस ये नए शहर का नया अकेलापन उसको परेशान कर रहा था। वांगचुक उसको जाते देखता रहा। फिर अचानक उसकी निगाह उस बैग पे पड़ी जो शिखा वहीं उस ठेले के पास छोड़ के चली गई थी। वांगचुक ने जल्दी से उस बैग को टटोला। उसके भीतर बहुत कुछ था, नकद, पैसे, कागजात और कुछ कपड़े। एक पल के लिए वांगचुक ने नोटों को देखा, फिर पास खड़े उस खूसट कांस्टेबल को देखा, और फिर तेज कदमों से गली में ओझल होते शिखा को देखा। एक नोट, बस एक हरा नोट उसके महीने भर की तकलीफ की दवा थी। फिर अचानक उसने अपनी बूढ़ी दादी को देखा, वो जो उसी को देख रही थी निशब्द। और फिर वांगचुक दौड़ पड़ा पूरी ताकत से भीड़ को चीरता हुआ। मेम साहब, आपका बैग। हांफती आवाज में भागते भागते वांगचुक ने शिखा को आवाज लगाई। वो उसे सुन के पीछे मुड़ी। पीछे हांफता हुआ वांगचुक उसका बैग हाथ में लिए खड़ा था। उसने पसीने में भीगे हुए उस 14 साल के लड़के को देखा, और देखते ही उसका दिल भर आया। क्या मेम साहब, कहाँ खोई हुई थी? ये आपका बैग वहीं आपने ठेले पे छोड़ दिया था, कहते हुए वांगचुक ने बैग शिखा के हवाले कर दिया। शिखा बस उसको तकती रही तब तक जब तक उसने ये नहीं कहा, देख तो लो मेम साहब, सब सामान ठीक ठाक है कि नहीं, कह के वांगचुक जाने लगा। अचानक से जैसे शिखा को होश आया और उसने वांगचुक को रोक के कुछ रुपए देने चाहे। 100 के 3 नोट वांगचुक के सामने लहरा रहे थे। एक पल के लिए 14 साल का वो बेचारा वांगचुक थोड़ा सा डोल गया, लेकिन फिर चुपचाप हाथ पीछे करके उसने बड़ी मासूमियत से बस इतना कहा, मेम साहब आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आपसे पैसे ले लूंगा तो मेरी दादी बुरा मान जाएगी, वो मना करती है। वैसे जब मन करे आप हमारे ठेले पे आ जाना, इंतजार करेगा हम। और तब शिखा को एहसास हुआ कि इंसानियत सिर्फ फिल्मों और कहानियों में नहीं, बल्कि यहाँ मजनू के टीले वाली उस संकरी गली में हांफते हुए उस वांगचुक शेरपा की शक्ल में अब भी जिंदा थी। इंसानियत
जो एक नए रिश्ते की बुनियाद बनने वाली थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य क्षितिज रॉय की लिखी कहानी वांगचुक शेरपा का पहला प्यार। आज की कहानी में अब तक आपने सुना वांगचुक मजनू के टीले की एक गली में मोमो बेच के अपना पेट भरता है। शिखा इस शहर में नई आई है, फोटो जर्नलिस्ट है। एक रात जब वांगचुक हाफते हुए उसको उसका छूटा हुआ बैग लौटाता है तो नए शहर में शिखा को पहला साथी मिल जाता है। अब आगे। अगली सुबह हुई, फिर शाम हुई, फिर रात भी आ गई। फिर ऐसे ही शाम सुबह रात का ये सिलसिला बदलती तारीखों के दरमियान चलता रहा। वांगचुक की जिंदगी भी वैसे ही चलती रही, दिन भर के चंद खरीदारों के दरमियान, अपनी बूढ़ी दादी की चंद बची सांसों के दरमियान। हाँ, नया कुछ जो हुआ था वो ये था कि अब उसके ठेले के सामने हर शाम शिखा का पहुंचना आम हो गया था। दिन भर की भागदौड़ के बाद शिखा कितनी भी थकी क्यों ना हो, बिना वांगचुक के हाथ के मोमोज चखे उसका दिन ही नहीं बीतता था। आओ मेम साहब, आज देर कर दिया तुमने। सिर्फ तेरे लिए ठेला रोक के रखा है अभी तक। लो, गर्मा गर्म बचा के रखे मैंने, सिर्फ अपनी शिखा मैडम के लिए। कभी जब उसको आने में देर हो जाती तो वांगचुक को अपने इंतजार में खड़ा पाया देख के शिखा खिल उठती। चल रे, बड़ा तू अपनी शिखा मेम साहब के इंतजार में था। झूठा, शिखा कहती और फिर मोमोज की प्लेट हाथ में लिए उससे बातें करने लग जाती। क्या रे वांगचुक, आजकल तेरी चटनी बहुत फीकी होती है, बिल्कुल भी तीखी नहीं है। ऐसा क्या? रुको आप, कल जो चटनी हम आपको खिलाएगा ना, खा के आपके कान से धुआं नहीं निकला तो हमारा नाम भी वांगचुक शेरपा मोमो वाला नहीं है। वांगचुक अपनी छोटी छोटी आंखों को पूरा खोल के जब ये कहता तो शिखा हंसे बिना नहीं रह पाती। मेम साहब, एक बात पूछूं? एक शाम बड़े हौले से पास आके वांगचुक ने शिखा से पूछा। पूछना। ये जो आपका कैमरा है ना, कितने का आता है? वांगचुक ने आदतन मुस्कुराते हुए कहा। क्यों, तुझे अपनी तस्वीर उतरवानी है? शिखा ने जानबूझ के उस कैमरे का दाम नहीं बताया। उसको पता था सुन के बेचारे का दिल टूट जाता। ओ मेम साहब, दादी के साथ एक और तेंजिंग के साथ एक और एक उस पुल पे। मेरे पास मेरा एक भी तस्वीर नहीं है। आप उतार दोगे ना तो मैं आपको पूरे हफ्ते फ्री में मोमोज खिलाऊंगा। वांगचुक ने बड़े भोलेपन से कहा और शिखा ने आगे बढ़ के उसके गाल खींच लिए। चल रे, बड़ा है तू अपनी मेम साहब को फोकट में खिलाने वाला। तुझे जितनी तस्वीरें चाहिए मैं खींच लूंगी, बस तू कहता जा। कहते हुए उसने वांगचुक को पास बैठी अपनी दादी की तरफ जाते देखा। बूढ़ी दादी आसमान की तरफ ही ताक रही थी और वांगचुक ने अपने मजबूत हाथों को उसके चारों ओर लपेट लिया। शिखा का कैमरा बोलता रहा लगातार। उसने इससे खूबसूरत तस्वीर अपनी जिंदगी में नहीं ली थी। और उसके बाद तो जैसे वांगचुक ने जिद करके तस्वीरों की झड़ी लगा दी। एक नन्हे तेंजिंग के साथ, एक गली के शेरू के साथ, एक दौरजी और उसकी बहन के साथ, और फिर उसने अपनी बेइंतहा फरमाइशों में से सबसे खूबसूरत फरमाइश कर दी। मेम साहब, एक तस्वीर आप भी लगा लो ना मेरे साथ। वैसे? शर्माते हुए वांगचुक ने शिखा से कहा। वैसे कैसे रे? वैसे, वांगचुक ने एक आंख बंद करते हुए शरारत से कहा। और फिर संकरी सी गली के एक कोने में खड़े वांगचुक ने शिखा का हाथ थामे हुए अपनी जिंदगी का एक लम्हा उस कैमरे में हमेशा के लिए कैद कर लिया। आप कल दे जाओगे ना तस्वीर? मेरे को सबको दिखाना है। बोलो ना मेम साहब, मैं कैसा दिखूंगा? हीरो के जैसा ना? आप हीरोइन, मैं हीरो। क्यों मेम साहब? वांगचुक बस बोलता रहा। वो खुश था बेहद, क्योंकि आज अरसों बाद उसकी दादी मुस्कुराई थी। शिखा भी उसको बस देखती रही। वो अल्हड़ सा, बेफिक्र सा, बड़बोला सा वांगचुक एक बेहद खूबसूरत एहसास था जिसको वो जी भर के जी लेना चाहती थी। ये क्यों था कि उस नाचीज से ठेले वाले लड़के के पास आए बिना शिखा का दिन नहीं बीतता था? ये क्या था जो उसको इस छोटे वांगचुक की तरफ खींचता था? शिखा कई बार खुद से ये सवाल पूछते पूछते रह गई। शायद कुछ सवालों की खूबसूरती उनके बस सवाल होने में ही है, उनके जवाबों में नहीं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य क्षितिज रॉय की लिखी कहानी वांगचुक शेरपा का पहला प्यार।
आज की कहानी में अब तक आपने सुना वांगचुक और शिखा के बीच अब तक एक अनोखा सा रिश्ता बन गया है, जिसको वांगचुक ने जिद करके तस्वीरों में कैद भी कर लिया है। शिखा को वांगचुक का अल्लड़ अंदाज बेहद पसंद आता है। अब आगे। फरवरी महीने की वो पहली रात थी। 9:30 बजने को चले थे और दिन भर का थका थका सा शहर अब सोने चल पड़ा था। रात के शिकारी अपना शिकार खोजने निकलने ही वाले थे। शिखा आज फिर अपने दफ्तर से देर से छूटी थी और फिर एक कमबख्त डीटीसी की बस उसके घर से आधा किलोमीटर पहले ही उसको पटक के रफू चक्कर हो जाना होता है। ऐसे रात हर रात की तरह ही थी। हाँ, बस थोड़ा गहराई हुई थी। शिखा भी रोज की तरह मजनू के टीले की ओर अपने कदम बढ़ा रही थी। हाँ, बस थोड़ा घबराई हुई थी। और रात में अमूमन जैसा होता है, इंसान सड़कों से गायब थे। चलते चलते शिखा डरने लगी थी। ये पिछले कुछ मिनटों से उसके ठीक पीछे एक मोटरसाइकिल क्यों चल रही है? बिल्कुल धीरे धीरे, मानो उसी का पीछा कर रही हो। धत शिखा, तू भी ना कुछ भी सोच लेती है। चुपचाप चलती जाना पगली, कुछ नहीं है, ये बस भ्रम है तेरा। तू बोल, है ना, है ना? शिखा के भीतर से आवाज आती। ये बाइक आगे क्यों नहीं निकलती? कुछ तो बात जरूर है। दूर दूर तक एक अजीब सा सन्नाटा भी तो है। भागती कार और बसों के अलावा कौन है आशिका? रुक जाओ दिल दीवानी, पूछूं तो मैं जरा। तभी पीछे चलती उस बाइक पर से एक नशीली आवाज ने शिखा की ओर रुख किया। शिखा पसीने पसीने हो गई। वो तेज चाल से चलती रही। ओ मैडम जी, जरा एक लुक पीछे भी तो दे दो मुड़ के। अरे कितना भगाओगे अब हम बेचारों को? पीछे चलती मोटरसाइकिल अब एकदम उसके बगल में आके चलने लगी थी। शिखा की सांस तो जैसे उसके गले में ही अटक गई, लेकिन फिर भी वो चलती रही और तिब्बती मोहल्ले वाले उस मोड़ तक जा पहुंची। वो लड़के अभी भी उसके बगल में ही चल रहे थे। मेम साहब, ओ मेम साहब, आज इतनी देर कैसे कर दी आने में? मैं इंतजार कर रहा था आपका। अरे दादी को घर पहुंचाया, फिर वहां से वापस आया, सोचा आप आओगी तब मोमोज खिला के जाऊंगा। मेम साहब, वो तस्वीर कब दोगी आप? शिखा ने वांगचुक को देखा, जो ठीक गली के मोड़ पे खड़ा था, अपनी कमेंट्री चालू किए हुए। शिखा ने चुपचाप से उसका हाथ थाम लिया। आज उस 14 साल के लड़के का हाथ थाम के शिखा जिंदगी में पहली बार इतना महफूज महसूस कर रही थी। वांगचुक भी जैसे सब समझ गया। उसने उस मोटरसाइकिल की तरफ देखा और फिर शिखा का हाथ थाम के तेजी से गली में आगे बढ़ गया। उसकी आंखों में डर नहीं था। मेम साहब, आप बस चलते रहो, ये सब लफंगों को हम ऐसे ठीक कर देगा, उसने जोर से उनको सुनाते हुए कहा। ये उसकी आवाज की बुलंदी थी या क्या पता नहीं, लेकिन वो दोनों अगले मोड़ पे लापता हो गए। शिखा ने अब भी वांगचुक का हाथ छोड़ा नहीं था। वो दोनों वैसे ही चलते रहे जब तक शिखा का घर नहीं आ गया। वांगचुक अपनी हथेलियों पे शिखा की हथेलियों की गर्माहट महसूस कर रहा था। वांगचुक, शिखा ने अभी बोलना शुरू ही किया था कि वांगचुक ने इशारे से उसको चुप करा दिया। अरे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं मेम साहब, आप लोग बस मोमो खाओ और कल याद से हमारा तस्वीर लेते आना प्लीज। वांगचुक शेरपा क्या होते, उसकी मेम साहब को डरने की जरूरत नहीं है। वांगचुक ने शरारती मुस्कान बिखेरते हुए कहा और चला गया। शिखा उसको दूर तक जाते हुए देखती रही। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य क्षितिज रॉय की लिखी कहानी वांगचुक शेरपा का पहला प्यार। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि शिखा का कुछ लड़के पीछा कर रहे होते हैं और वांगचुक वहां पहुंच जाता है और लड़के डर के चले जाते हैं। सुनसान गली में वांगचुक का हाथ थामे शिखा महफूज महसूस कर रही थी। उन दोनों के बीच एक खूबसूरत, मासूम, अनकहा सा रिश्ता जन्म ले रहा था। अब आगे। रोहित, तुम्हें पता है अगर उस शाम वो नहीं होता तो मैं यहाँ आज तुम्हारे साथ वैलेंटाइंस डे पे बैठी कॉफी नहीं पी रही होती। शिखा ने कॉफी का एक गहरा घूंट भरते हुए उस लड़के से कहा। बेबी प्लीज ऐसा मत बोलो यार, पर जो भी कहो, आई हेट दिस सिटी, जंगली शहर है यार। 1000 बार कहा ना, छोड़ दो अपना ये काम, बॉम्बे चलो ना, वहीं सेटल हो जाते हैं। पर नहीं, तुम्हें तो मुझसे ज्यादा अपना काम प्यारा है। ये 20,525 रुपए वाली नौकरी प्यारी है, ये अपना इंडिपेंडेंट वुमेन वाला तमगा पसंद है। रोहित तो जैसे उस पर फट ही पड़ा था। रोहित, मैं तुमको वांगचुक के बारे में बता रही हूँ और तुम अलग ही डिबेट चालू किए हुए।
चलो ना, एक बार मिल लो ना उससे, चल के उसकी दुकान पे मोमोज खाते हैं, अच्छा लगेगा उसको। शिखा ने रोहित से कहा। यार शिखा, मुझे मालूम है उस वोंग चैंग जो भी नाम है उसका, उसने उस रात तुम्हारी बहुत हेल्प की, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि तुम उसको लेके इतना सेंटिमेंटल क्यों हो रही हो। अरे कम ऑन यार, दे देना उसको कभी आते आते 1,000-2,000 रुपए इस महान काम के लिए और खत्म करो ना। पर अभी बेबी प्लीज डोंट स्पॉइल आवर मोमेंट यार, रोहित ने कहा। और फिर शिखा ने कुछ नहीं कहा। शाम हो गई। शिखा वापस अपने कमरे की तरफ लौटने लगी, अकेले। आज मेम साहब को मोमोज नहीं खिलाओगे वांगचुक? रोज की तरह शिखा ने वांगचुक के ठेले के पास पहुंचते हुए कहा। वांगचुक ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, वो बस शर्मा के रह गया। उसने मोमोज से भरी एक प्लेट शिखा की ओर बढ़ा दी और चुपचाप उसको खाते हुए देखने लगा। मेम साहब आज आपको, वांगचुक बोलते बोलते रह गया। हाँ क्या? आज वो क्या? शिखा ने कहा। वो आपको कुछ देना था, छोटा सा गिफ्ट। आज वो सब लोग एक दूसरे को दे रहा था ना, तो मैंने सोचा आपके लिए ऐसी छोटा सा गिफ्ट है, आप इनकार तो नहीं करोगे ना मेम साहब? वांगचुक आंखें बंद किए हुए कांपता हुआ बोलता चला गया। हाँ तुम भी ना वांगचुक, बिल्कुल फिल्मी हो, दिखाओ क्या है? शिखा ने कहा। ऐसे नहीं मेम साहब, पहले आप प्रॉमिस करो कि आप इसको घर जाके देखोगी। अच्छा बाबा प्रॉमिस। शिखा ने कहते हुए उसके हाथ से वो लाल प्लास्टिक में लिपटा डब्बा ले लिया। वांगचुक शर्मा के सर हिला हिला के मुस्कुरा रहा था, शिखा भी। फिर अचानक से अभी तक वीरान पड़े शहर के उस टुकड़े में भगदड़ सी मच गई। हवा में एक अजीब सा भारीपन उतर आया, चारों तरफ एक अजीब सा शोर फैल गया। भागते लोगों का शोर, खिसकते ठेलों के चक्कों का शोर, पुलिस की गाड़ी का शोर, बिन दस्तक दिए आई बदहवास बर्बादी का शोर। पर फिलहाल अभी इन सब से बेखबर ये दो लोग, इन सब से कहीं दूर, बस उस पल को जीने में सब कुछ भुला बैठे थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य क्षितिज रॉय की लिखी कहानी वांगचुक शेरपा का पहला प्यार। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, उस शाम जब शिखा रोहित से मिल के लौटी तो वांगचुक ने उसको वो तोहफा दिया जिसको देखते ही शिखा वांगचुक के और करीब आ गई। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। मजनू के टीले पे शोरगुल और भगदड़ होने लगी। अब आगे। वांगचुक को वहीं मुस्कुराता छोड़, चेहरे पे एक नई ताज़ी मुस्कान लिए तेज कदमों से शिखा अपने कमरे में आ गई। आज रात की ट्रेन से वो रोहित के साथ नैनीताल के लिए निकलने वाली थी। ये सारा कुछ रोहित के लिए उसका प्यार था। होटल, शॉपिंग, बोटिंग, कैंपिंग। रोहित ने आज तक उससे बस ऐसे ही प्यार किया था। गलत भी तो नहीं है वो, पिछले 3 सालों से साथ भी तो है वो शिखा के, एक लॉन्ग डिस्टेंस दूरियों वाले रिश्ते में। फिर भी पता नहीं क्यों आज वांगचुक का दिया हुआ तोहफा लिए हुए शहर की दहलीज लांघती, सरपट भागती उस ट्रेन में बैठे हुए शिखा का दिल धड़क रहा था। रोहित तो ट्रेन खुलते ही अपने लैपटॉप में एक्सेल और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से दिल लगी करने में मशगूल था। तभी उसी वक्त उससे नजरें बचाते हुए शिखा ने वांगचुक का दिया हुआ तोहफा देखा। फिर उसने रोहित को देखा। ये एहसास कब महसूस किया था उसने आखिरी बार? आखिरी बार कब उन दोनों ने ऐसे बचकाने तरीके से अपने प्यार को जाहिर किया था? कब एक दूसरे का हाथ थामे उनका दिल धड़का था? जिंदगी को संजीदगी से जीते जीते वो कहीं उसको जीना ही तो नहीं भूल गए थे? डब्बे के अंदर दिल के आकार में बना हुआ एक लकड़ी का फोटो फ्रेम था, जिसमें वही तस्वीर थी जो उस शाम आखिर में वांगचुक ने जिद करके शिखा के साथ खिंचवाई थी। मुस्कुराते हुए दोनों एक दूसरे का हाथ थामे, तस्वीर थी कि सब कुछ बयान किए जा रहे थे। और फिर उसी डब्बे में एक कागज भी था जिस पे टूटे फूटे से अक्षरों में लिखा था, वांगचुक शेरपा का पहला प्यार। कांपते हाथों से डब्बे को थामे हुए, नम आंखों में मोहब्बत का गीला गीला सा एहसास लिए शिखा ने वो सब कुछ महसूस किया। वो पहली रात जब हाँफता हुआ ये लड़का उसका बैग लौटाने आया था, वो हर शाम जो इस वांगचुक शेरपा ने बेसब्री से काटी थी उसका इंतजार करते हुए, वो रात जब उसने बेहद मजबूती से शिखा का हाथ थामा था, वो शाम जब उसने ये तोहफा दिया था, ठीक उसी वक्त जब शिखा ने यह सब महसूस किया, वांगचुक शेरपा और उसके जैसे कई ठेले वालों की किस्मत पे
सरकारी बुलडोजर चल चुका था। इन दिहाड़ी ठेले वालों का बसेरा बनते उजड़ते वक्त भी तो नहीं लगता। आज यहां तो कल वहां। इलाके का कांस्टेबल हाथ में डंडा लिए शहर की खूबसूरती में बाधा बनते इन सड़क छाप ठेले वालों को उस इलाके से बेदखल करने पे आमादा था। कितना समझाया था उसने इन मूर्ख गरीबों को समय पे उसका महीना दे देने के लिए, कम वक्त समझते ही नहीं। ठीक उसी वक्त जब शिखा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, अपनी दादी के कंधे पे हाथ रखे हुए वांगचुक शेरपा चुपचाप अपना ठेला समेट के निकल चुका था, एक नए आशियां की तलाश में, जमीन के उस नए टुकड़े की खोज में जहां उसका ठेला फिर सज सकेगा। उसके कदम चुपचाप आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उसका दिल अभी भी वहीं मजनू के टीले वाली उस गली के कोने पे ही था, जहां वो लड़की उसको 2 दिन बाद उसको खोजते हुए शायद जरूर आएगी, इस उम्मीद में कि उसका वांगचुक शेरपा मोमो वाला अब भी हाथ में मोमोज की प्लेट लिए उसका वैसे ही इंतजार कर रहा है जैसे वो रोज करता था। बस इतनी सी थी ये कहानी।